Hello friends, my name is Jitendra Kumar. I am your biology teacher. I welcome you all to the Biogenius NEET Prep. Today we will dive deep into the fascinating topic of body fluids and circulation. So this is an important and crucial part of class 11 biology and as well as for your NEET preparation. So this is the part 1 of this chapter, and we will cover this chapter in the subsequent upcoming videos. And without wasting any time, let's get started. So basically देखिए, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली इसमें सर्कुलेशन के बारे में बताया गया है कि भाई सर्कुलेशन जो एक तरह से सर्कुलेशन क्या है, एक तरह से ट्रांसपोर्ट है किसका, सब्सटेंसेस का। अब वो सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, वो सब्सटेंस आपकी ऑक्सीजन भी हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, वो आपके न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं जो आप खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और वो न्यूट्रिएंट्स एक एक सेल तक जाते हैं ना, वो कैसे जाते हैं, वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं बेसिकली, और सर्कुलेशन कहलाता है वो चीज़, ठीक है। तो हाँ, सिर्फ एनिमल्स ही नहीं, ये प्लांट्स के अंदर भी होता है सर्कुलेशन। आप रोज सुबह क्या करते हैं, एक तरह से पानी डालते हैं, ठीक है, प्लांट्स को रूट्स में पानी डालते हैं ना, वो पानी कैसे सर्कुलेट होता है मैं बता रहा हूँ आपको। वो पानी भी एक तरह का मीडियम का काम करता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है, सर्कुलेशन करने के लिए। देखिए, पानी के साथ साथ वो मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करते हैं अपनी रूट्स के अंदर, और वो वैस्कुलर बंडल्स में उनके एंटर कर जाता है, और वहां से वो धीरे धीरे उनकी लीफ तक पहुंच जाता है वो पानी, ठीक है। तो एक तरह से क्या हुआ, वो जो वाटर था उसने एक तरह का मीडियम का काम करा, और उस मीडियम में क्या हुआ, एक तरह से सर्कुलेशन हुआ। वो एक जगह से रूट से जो उसके बेस पार्ट है उससे टॉप पार्ट तक पहुंच गया, दैट इज योर लीव्स, ठीक है। तो ये भी एक क्या हुआ, सर्कुलेशन हुआ। हाँ, क्योंकि जाइलम में हुआ है तो ये यूनिडायरेक्शनल होता है, और जो फ्लोएम होता है उसमें मल्टी डायरेक्शनल, मतलब दोनों बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों डायरेक्शन में आ सकता है, मतलब रूट से प्लांट तक भी जा सकता है, रूट से लीफ तक भी जा सकता है, और लीफ से रूट तक भी आ सकता है, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सर्कुलेशन के लिए नीड क्या है, मीडियम की नीड है। जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें हमें ब्लड, लिम्फ ये देखने को मिलता है एज अ मीडियम। जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें या तो आपको वाटर मिलेगा एज अ मीडियम, या फिर आपको कोई सराउंडिंग मीडियम होगा, सराउंडिंग फ्लूइड होगा, वो देखने को मिलेगा एज अ मीडियम। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे, देखिए सर्कुलेशन क्या होता है। तो सर्कुलेशन इन्वॉल्व्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके, जैसे कि क्या हो गया आपका, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एज वेल एज वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, वो टू एंड फ्रॉम। अब ये बात याद रखिए, टू मतलब लेके जाना उधर, फ्रॉम मतलब उनसे लेके आना वापस, तो टू एंड फ्रॉम टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, तो मतलब टिश्यूज या ऑर्गन्स जो हैं उन तक लेके जाना, ठीक है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स, और ये सारे न्यूट्रिएंट्स को उनसे वापस भी लेके आना। ऐसा है ना कि टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड भी तो प्रोड्यूस होती है, क्योंकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा है वहां पे। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आएगी वापस लंग्स में, तो वो भी किससे आएगी, जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा, ठीक है। जैसे कि हमारे केस में ब्लड होता है प्रेजेंट, तो ब्लड ही क्या करता है, ऑक्सीजन लेके जाता है टिश्यूज तक, और ब्लड ही कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है कहां से, टिश्यूज से वापस लंग्स में लेके आता है हमारे। तो बेसिकली ये आपका सर्कुलेटरी पार्ट है, ठीक है। तो इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पॉन्जेस, तो स्पॉन्जेस जो होते हैं, जो सिंपल ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं, सबसे लोअर क्लास है ये, ठीक है, एनिमल किंगडम की। तो और सीलेंट्रेट्स, ठीक है, स्पॉन्जेस और सीलेंट्रेट्स, वाटर फ्रॉम देयर एनवायरमेंट फैसिलिटेट सर्कुलेशन, तो जो उनके आसपास क्या होता है, वाटर होता है, वही क्या करता है, एक तरह से सर्कुलेटरी फ्लूइड का काम करता है, और वही उनको क्या करता है, सर्कुलेशन करने में हेल्प करता है। इन कॉन्ट्रास्ट मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म रिलाई ऑन बॉडी फ्लूइड सच एज ब्लड एंड लिम्फ। तो इन्हीं के कंपैरिजन में अगर हम देखें, जो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, अपने पास क्या रखते हैं एज अ बॉडी फ्लूइड, ब्लड को और लिम्फ को रखते हैं, ठीक है। तो ब्लड और लिम्फ उनके पास प्रेजेंट होता है एज अ बॉडी फ्लूइड इस प्रोसेस को करने के लिए। नेक्स्ट इज योर सर्कुलेटरी पाथवे। तो सर्कुलेटरी पाथवे क्या होता है भाई आपका, देखिए भैया, सर्कुलेटरी पाथवे जो होता है वो दो तरह का होता है, उनको हमने दो चीजों में क्लासिफाई किया हुआ है, दैट इज योर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड योर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा भाई, आप ये देखो कि जो आपके साइनसेस मतलब क्या होता है, कैविटीज, ठीक है। तो अगर कोई जो फ्लूइड है, जो बॉडी फ्लूइड हम बात कर रहे हैं कि सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, जो फ्लूइड
क्या हो रहा है, सर्कुलेट किया जा रहा है। तो जो बॉडी फ्लूइड सर्कुलेट किया जा रहा है, अगर वो फ्लूइड किसी वेसल्स के अंदर जा रहा है, ठीक है, वेसल्स के अंदर फ्लो हो रहा है, तो वो कैसा हुआ, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और अगर आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, अगर पानी, ठीक है, पाइप के अंदर से बह रहा है, ठीक है, एक पाइप है जिसके अंदर फ्लो कर रहा है वो पानी, तो बेसिकली वो क्या हुआ, वो पाइप के अंदर है तो क्लोज एनवायरनमेंट में एक तरह से फ्लो कर रहा है ना वो, तो वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। जैसे हम कंपेयर करें इसको अपने सिस्टम से, तो हमारे अंदर ब्लड है, और ब्लड जो है हमारी आर्टरीज और वेन्स के अंदर फ्लो करता है, जिनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, कैपिलरीज हो गई, ये भी ब्लड वेसल्स है हमारी। तो बेसिकली जब ये पाइप के अंदर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है एक तरीके से, तो ये कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ। और अगर मैं बात करूं वहीं पे कि जो आपका पानी है वो डायरेक्टली ऐसे ही मतलब खुले में बह रहा है, ठीक है, कोई पाइप नहीं है, कोई ऐसा पाइप नहीं है जिसके थ्रू बहे वो, ठीक है, वो एकदम ओपनली बह रहा है, ठीक है, तो वो क्या हुआ, एक तरह से ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, जिसमें कोई ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। तो यही बात लिखी हुई है यहाँ पे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्या होता है, हेयर द हार्ट पंप्स द ब्लड, हार्ट ने ब्लड को तो पंप किया इनटू द ओपन स्पेसेस। अब ये क्या है, ओपन स्पेसेस हैं या फिर कैविटी, कैविटी मतलब खाली जगह है, जिनको हम क्या कहते हैं, साइनसेस कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, ये किन के अंदर देखने को मिलता है हमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हमें ऑर्थोपोड्स के अंदर देखने को मिलेगा, मतलब इंसेक्ट्स बेसिकली जो होते हैं, और मॉलस्क जो होते हैं, जैसे ऑक्टोपस हो गया, जेलीफिश, सॉरी हाँ ऑक्टोपस वगैरह हो गया, ठीक है। तो इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, ये आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर क्लोज की बात करें तो क्या होगा, इस सिस्टम के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट होगा वो किसके अंदर सर्कुलेट होगा, ब्लड वेसल्स के अंदर सर्कुलेट होगा, जैसे ये मैंने बता दिया आपको, आर्टरीज, वेन्स या कैपिलरीज, ठीक है। अलाउइंग मोर प्रिसाइज रेगुलेशन, इससे फायदा क्या होता है, इससे प्रिसाइज हो जाता है, ठीक है। एक तो इंटरमिक्सिंग नहीं होती ब्लड की, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उनकी मिक्सिंग नहीं होगी इसकी वजह से, ठीक है। और दूसरी चीज, ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगा, ज्यादा सटीक तरीके से हम क्या कर पाएंगे, चीजों को भेज पाएंगे, ठीक है। मोर प्रिसाइज रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो, जो फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है हमारा, जैसे ब्लड फ्लो कर रहा है, उसके जो फ्लो रेट है उसको मैनेज करना आसान है, उसको एक तरह से रेगुलेट करना थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। दिस सिस्टम इज फाउंड इन एनालिड्स एंड कॉर्डेट्स, तो ये एनालिड्स में देखने को मिलता है हमें और कॉर्डेट्स में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑल वर्टिब्रेट पोजेसेस अ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होती है उनको वर्टिब्रेट्स कहा जाता है ना, तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनको क्या कहते, उनके पास एक मस्कुलर चैम्बर हार्ट होता ही होता है, विद वेरिएशंस अक्रॉस डिफरेंट क्लासेस। और उस हार्ट में क्या होती है, वेरिएशन होती है अलग अलग क्लास में, जैसे हमारी अलग अलग क्लास है ना, कौन कौन सी क्लास होगी आपकी, पाइसेस, ठीक है, पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स। तो इन क्लासेस के अंदर क्या होगा, इनमें हार्ट तो सब में ही प्रेजेंट होगा क्योंकि सारे वर्टिब्रेट्स हैं, पर इनमें क्या होगा, थोड़ा थोड़ा हार्ट के अंदर क्या होगा, चेंज होगा, थोड़ा थोड़ा इसमें वेरिएशन आएगा धीरे धीरे, ठीक है, और इंप्रूव होता जाएगा हार्ट जैसे जैसे क्लास बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए, आप फिशेस की बात करते हैं जो कि पाइसेस क्लास में आते हैं आपकी, तो दे हैव टू चैम्बर्ड हार्ट, इनमें दो चैम्बर हार्ट होता है, मतलब अगर ये आपका हार्ट है तो इसमें दो ही चैम्बर होंगे, ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे, आप ये कह सकते हैं। तो दो चैम्बर्ड का हार्ट होता है, वन एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल, तो ऊपर वाला जो होता है वो एट्रियम होता है और नीचे वाला वेंट्रिकल होता है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो एक एट्रियम है और एक वेंट्रिकल है हार्ट के अंदर, तो यहाँ से आया ब्लड और यहाँ से ब्लड आगे पंप हो जाएगा। तो बेसिकली फिशेस में टू चैम्बर्ड हार्ट होता है। एम्फीबियंस की बात करें तो दे पोजेसेस अ थ्री चैम्बर्ड हार्ट, टू एट्रिया एंड वन वेंट्रिकल। तो अब अगर एट्रिया की बात करें तो एक राइट एट्रिया हो गया, एक लेफ्ट एट्रिया हो गया, और नीचे की तरफ क्या होगा, एक ही वेंट्रिकल होगा, ठीक है। जो एट्रियम था उसमें तो आगे भाई दो बन गए, वहां पे दो एट्रिया बन गए उसमें, पर वेंट्रिकल नीचे एक ही है। तो चाहे ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आए और डीऑक्सीजनेटेड यहाँ से आए, दोनों यहाँ पे क्या होने वाले, इंटरमिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो एम्फीबियंस में क्या होता है, पोजेस थ्री चैम्बर्ड हार्ट, टू एट्रिया एंड वन वेंट्रिकल। रेप्टाइल्स की बात करें, इसमें भी क्या होता है, ज्यादातर रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर्ड हार्ट ही देखने को मिलता है हमें, ठीक है, जिसमें कि सब में हमें लगभग क्या मिलेगा, थ्री चैम्बर्ड हार्ट ही देखने को मिलेगा।
पर होगा क्या, एक एक्सेप्शन है यहाँ पे जो पूछी जाती है ज्यादातर क्वेश्चंस में, कि क्रोकोडाइल जो है, क्रोकोडाइल भी एक रेप्टाइल ही है, पर उसके पास क्या होता है, 4 चैम्बर हर्ट होता है। ठीक है, उसके पास क्या होता है, क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर्ड हर्ट प्रेजेंट है। और देखिए जो रेप्टाइल्स होते हैं इसमें पार्शियली डिवाइडेड वेंट्रिकल होता है, मतलब जो ऊपर तो एट्रिया था, ये तो डिवाइड है दोनों एट्रिया, ये देखिए डिवाइड है, पर जो वेंट्रिकल है उसमें कंप्लीट डिवीजन नहीं होता है, पार्शियली डिवाइड होता है, मतलब थोड़ा सा ही इसमें क्या होगा, सेप्टम प्रेजेंट होगा, बाकी ये वेंट्रिकल जो है दोनों जुड़े हुए होंगे। ठीक है, ये भी, ठीक है, वरना होता तो पूरा होना चाहिए था, तब होता ये 4 चैम्बर्ड हर्ट, पर यहाँ पे पूरा ये नहीं है। ठीक है, किसमें, रेप्टाइल्स में, जिसमें 3 चैम्बर्ड हर्ट है। ओनली क्रोकोडाइल ऐसा रेप्टाइल है जिसके अंदर 4 चैम्बर्ड हर्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें बर्ड्स की और मैमल्स की, तो बर्ड्स के पास क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हर्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसमें कि 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल होंगे, मैमल्स के पास भी यही होता है। तो 2 एट्रिया हो गए आपके, ठीक है, और 2 ही क्या हो गए आपके, वेंट्रिकल हो गए। इनको हम लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये 4 चैम्बर का हर्ट बन जाता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। तो टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन क्या होता है, देखिए सिंगल सर्कुलेशन की बात करते हैं हम, कि सिंगल सर्कुलेशन भैया जो फ्लूइड है वो एक बार ही क्या करेगा, बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो सीन इन फिशेज, तो लोअर हर्ट जिनके पास है उनमें ज्यादातर हमें देखने को मिलता है, जैसे कि फिशेज हो गई, वेयर द हर्ट रिसीव्स ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब मैंने बात करी थी कि देखिए इसमें एक एट्रिया है और एक क्या है, वेंट्रिकल है। तो जो एट्रिया होगा सिर्फ इसके पास क्या आएगा, इसके पास सिर्फ क्या आएगा, एट्रिया जो होगा उसके पास सिर्फ क्या आएगा, उसके पास आएगा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ओनली। ठीक है, तो एट्रिया सिर्फ क्या रिसीव करेगा, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा, और पंप क्या करेगा आगे, पंप भी क्या करेगा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही करेगा पंप, और कहाँ पहुंचाएगा, उनको गिल्स में पहुंचाएगा पंप करके। जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिश का, अगर मान लीजिए मैं हर्ट एक बनाता हूँ, ये लीजिए आपका, मैंने हर्ट बना दिया, जैसे ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है, यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड एट्रिया में आ रहा है और यहाँ से वेंट्रिकल से बाहर जाएगा ब्लड पंप होके। तो बेसिकली तो ये जो वेंट्रिकल से पंप होगा ना हार्ट, ये कैसा ब्लड होने वाला है, ये डीऑक्सीजनेटेड ही होने वाला है, और ये जाएगा कहाँ, ये जाएगा टुवर्ड्स गिल्स, ताकि क्या होए, ऑक्सीजनेट हो जाए ये। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए ताकि। ठीक है, तो वेयर हर्ट रिसीव्स ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हर्ट ने रिसीव क्या किया, सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव किया, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, जो यूज्ड है ब्लड ऑलरेडी। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं टिश्यूज से आने वाला ब्लड जो है वो रिसीव किया उसने, तो ब्लड एंड पंप्स इट इनटू द गिल्स, और गिल्स में अब उसको पंप कर दिया जाएगा वेंट्रिकल की हेल्प से, जो कि जस्ट उसके नीचे ही है, क्योंकि 2 चैम्बर का हर्ट है ओनली। ठीक है, और ऑक्सीजनेट होगा, फिर वहां पे गिल्स में जाके ब्लड क्या होगा, हमारा ऑक्सीजनेट हो जाएगा, उसमें ऑक्सीजन ऐड कर दी जाएगी बिफोर इट सर्कुलेट्स टू द बॉडी। तो बॉडी में दोबारा सर्कुलेट होने से पहले ब्लड क्या हो जाएगा, एक तरीके से ऑक्सीजनेट हो जाएगा वहां पे, क्योंकि गिल्स में गया। अब गिल्स से आगे किस में जाएगा, सारे ऑर्गन्स में जाएगा। अब गिल्स में गया था, किस लिए गया था, ऑक्सीजन ऐड होने के लिए गया था भैया, ऑक्सीजन उसमें ऐड हो गई है, अब वो ब्लड जो है आगे सारे ऑर्गन्स में चला जाएगा और वहां पे ऑक्सीजन डिलीवर करके वापस जो एट्रिया है हर्ट का वहां पर आ जाएगा, वापस से साइकिल चलती रहेगी। तो ये कैसा हुआ, ये सिंगल सर्कुलेशन हुआ। ठीक है, इसको विनस हर्ट भी बोल सकते हैं आप। सर्कुलेशन यहाँ पे देख सकते हैं फ्लो चार्ट की हेल्प से, कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो हर्ट में गया, हर्ट से गिल्स में जाएगा, वहां पे फिर ऑक्सीजनेट हो जाएगा वो ब्लड, और वो फिर अब बॉडी पार्ट्स में जाएगा वो ब्लड। ठीक है, और वहां पे दोबारा से एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, और वापस से कैसा बन जाएगा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, क्योंकि अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो गई होगी, और ऑक्सीजन तो वो छोड़ के आ गया होगा ना टिश्यूज के पास, बॉडी पार्ट्स के पास। अब डीऑक्सीजनेट हो गया ये ब्लड वापस, अब ये वापस से हर्ट के पास आ जाएगा ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो ये आपका एक फ्लो चार्ट हो गया किसका, वेनस हर्ट का। वेनस हर्ट किसको कहा गया है, बेसिकली जो 2 चैम्बर्ड हर्ट है। ठीक है, और किस में देखने को मिलता है आपको, ये फिशेस में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है, देखिए कि फाउंड इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। इनमें इनकम्प्लीट क्यों हो रहा है, देखिए अगर
4 चैम्बर होते हार्ट के तो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता, पर क्योंकि एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में क्या प्रेजेंट होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, और रेप्टाइल्स में क्या होता है, इनकम्प्लीट 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। एम्फीबियंस में तो 3 चैम्बर्ड हार्ट ही है, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों ही केस में क्या होगा, ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। कैसे होगा देखिए, जो 2 एट्रियम है, ठीक है, ये मैंने डिवाइड कर दिए, और नीचे क्या है, एक वेंट्रिकल है। तो जो एट्रियम ने रिसीव किया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस वाले ने, और इस वाले ने क्या किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करा, इसने क्या किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया, और दोनों ही क्या करेंगे, अपना जो ब्लड है वो वेंट्रिकल के अंदर डिलीवर कर देंगे। अब वेंट्रिकल में क्या होगा, ये दोनों ब्लड क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, ऑक्सीजन वाला भी और कैसा, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो भी, जो डीऑक्सीजनेटेड है, और यही ब्लड क्या होगा, आगे पंप कर दिया जाएगा ऑर्गन्स तक। तो बेसिकली ये कैसा हुआ, ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हुआ, क्योंकि ये वाला जो ब्लड आ रहा है ये तो आ रहा है टिश्यूज से, ये किससे आ रहा है, टिश्यूज से आ रहा है, और ये जो ऑक्सीजनेट होकर ब्लड आ रहा था ये किससे आ रहा था, लंग्स से आ रहा था, ये आपका लंग्स से आ रहा था, ठीक है। तो बेसिकली आगे बढ़ते हैं हम, कैसे होता है ये देखिए, फाउंड इन एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, द लेफ्ट आर्ट्रियम, जो लेफ्ट आर्ट्रियम है आपका, ये आपका राइट आर्ट्रियम हो गया, और ये आपका लेफ्ट एट्रियम हो गया, ठीक है, ये आप मान सकते हैं, तो वेंट्रिकल हो गया ये, ठीक है। अब देखिए जो आपका क्या है, आपका जो लेफ्ट एट्रियम है वो क्या करता है, ये मैंने बताया ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा यहाँ पे, और जो राइट आर्ट्रियम होगा ये क्या करेगा, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बात याद रखिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये क्या आ रहा था, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, ठीक है। विच मिक्सेज इन द सिंगल वेंट्रिकल, यही बताया मैंने, सिंगल वेंट्रिकल जो है नीचे ये वाला प्रेजेंट, इसमें क्या करेगा, ये यहाँ से ये आएगा, यहाँ से ये वाला आएगा, और ये क्या हो जाएगा, आपस में मिक्स हो जाएंगे। बिफोर बीइंग पम्प्ड आउट, मतलब आगे जो पंप, क्योंकि वेंट्रिकल से क्या होगा, ब्लड पंप होगा आगे, तो पंप होने से पहले क्या हो जाएगा, दोनों ही ब्लड क्या कर जाएंगे, आपस में मिक्स कर जाएंगे, ऑक्सीजनेटेड वाला भी और डीऑक्सीजनेटेड वाला भी, ठीक है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये क्या होगा, यहाँ से पंप आउट होगा, ठीक है, और ये ही क्या कहलाता है, आपका इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहलाता है। अगर हम बात करें अब डबल सर्कुलेशन की, तो डबल सर्कुलेशन क्या होता है इन बर्ड्स, जैसे हम बर्ड्स की बात करें या मैमल्स की बात करें जिनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है, तो बेसिकली आपका क्या है, ये राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये आपका राइट वेंट्रिकल हो गया, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। तो ये जो हार्ट अब हमने बनाया है, ठीक है, अब ये हार्ट देखिए कि यहाँ पे क्या आएगा, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लंग्स से, ये तो यहाँ पे डिलीवर करेगा इसको लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ये जो आर्टरिया है ये इस वाले में करेगा, और यहाँ से जो ब्लड जाएगा, ये आया टिश्यूज से, किससे आया, टिश्यूज से होता हुआ आया है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा मिट गया, बेसिकली दोबारा बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इससे देखिए, आप देखिए यहाँ पे, जैसे कि आपका क्या है, ये राइट एट्रियम है, तो ये क्या है आपका लेफ्ट एट्रियम, ये क्या है आपका राइट वेंट्रिकल, और ये आपका क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब हमने इसको एक तरह से 4 चैम्बर बना लिया हमने, ठीक है। अब इसमें देखिए आप कि, एक मिनट मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ आपके लिए बताने के लिए। अब देखिए कि यहां से जो इसमें एंटर किया ब्लड, ठीक है, इसमें एंटर किया ब्लड, ये कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। यहां जो एंटर किया ब्लड लेफ्ट एट्रियम में, वो क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा कहां से, ये आएगा आपके लंग्स से होता हुआ, ठीक है। और अगर आपको इजीली समझना है ना, तो देखिए और अच्छे डायग्राम से समझाते हैं आपको, और अच्छे डायग्राम से बताते हैं आपको। देखिए आप ये ले लीजिए यहाँ पे, जैसे कि मानिए ये आपका क्या है, लंग्स हैं आपके, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, टिश्यूज हो गए आपके, ठीक है।
अगर नहीं दिख रहा तो अब दिखेगा आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो ब्लड किसके अंदर आ रहा है, एट्रियम, राइट एट्रियम के अंदर आ रहा है, वो आ रहा है टिश्यूज से। तो टिश्यूज से निकला ब्लड और किस में आया आपका, राइट एट्रियम में। ये निकला, ये निकला, ये निकला, ये किस में आ गया, राइट एट्रियम में आ गया। राइट एट्रियम से ब्लड जो है अब ऑब्वियसली यहाँ से नीचे आएगा अब ब्लड, ये गया राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल क्या करेगा काम, राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा। और ये कैसा ब्लड आया है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन यूज कर चुके हैं, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसके अंदर कौन सा एंटर किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे एंटर किया। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जो होगा, ये राइट वेंट्रिकल जो है ये क्या करेगा, आगे ले जाएगा किसमें, लंग्स के अंदर, ठीक है। कौन ले गया, आपका राइट वेंट्रिकल ने पंप किया, जैसे हार्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो राइट वेंट्रिकल ने पंप किया ब्लड को कहाँ पे, लंग्स के अंदर। और ये कैसा ब्लड एंटर करवा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करवा रहा है, ये ऑक्सीजन नहीं है इसमें। अब यहाँ पे क्या होगा, लंग्स का काम क्या है, ऑक्सीजन ऐड करना। अब लंग्स ने ब्लड में ऑक्सीजन ऐड कर दी, अब ये ब्लड कैसा बन गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा ये आएगा सीधा का सीधा किसमें, आपका लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है। ये कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये लेफ्ट एट्रियम में आ गया। अब ये लेफ्ट एट्रियम से ब्लड नीचे आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, यहाँ से बाहर पंप करेगा, और पंप कहाँ करेगा, टिश्यूज के पास करेगा, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये। यहाँ भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आएगा नीचे, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास पहुंच गया, टिश्यूज के पास। टिश्यूज उसको यूज करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से फिर आगे भेज देंगे, जाके वापस से क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। तो ऐसे क्या हो रहा है, ये सर्कुलेशन पूरा काम कर रहा है। तो बेसिकली यही आपका क्या है, एक तरह से डबल सर्कुलेशन है, क्योंकि 2 बार ब्लड ने फ्लो किया ना। तो जो लंग्स वाला था और टिश्यूज वाला था, लंग्स वाले को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। और जो ये होता है, ये क्या होता है आपका, सिस्टमिक सर्कुलेशन। टिश्यूज वाला क्या होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो बेसिकली 2 बार सर्कुलेशन हुआ है, तो इसलिए हम क्या कह देते हैं इसको, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। और इसके लिए आपने ये भी देख लिया कि इसमें क्या एसेंशियल था, सेप्टम होना बहुत जरूरी है भाई। सेप्टम अगर प्रेजेंट नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक है। डबल सर्कुलेशन में देखते हैं। तो भैया आपका डबल सर्कुलेशन क्या है, इन बर्ड्स एंड मैमल्स राइट एट्रियम रिसीव्स, क्या क्या करता है वो, डीऑक्सीडेटेड ब्लड को रिसीव करेगा भाई, है ना, एंड पासेस टू वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल को क्या कर देगा, पास कर देगा। लेफ्ट एट्रियम जो होगा वो ऑक्सीजनेट ब्लड को रिसीव करेगा और पास कर दिया किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में, जो कि हमने डायग्राम से समझा अभी, ठीक है। द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप इट आउट सेपरेटली विदाउट मिक्सिंग अप, ठीक है। और जो जो क्या होगा, वेंट्रिकल होगा, वो सेपरेटली क्या कर रहे हैं, अपना जो भी ब्लड उनके अंदर आ रहा है उसको सेपरेटली पंप कर रहे हैं। राइट वेंट्रिकल अलग पंप कर रहा है ब्लड को, लेफ्ट वेंट्रिकल अलग पंप कर रहा है ब्लड को। जो राइट वेंट्रिकल पंप कर रहा है ब्लड को वो जा रहा है लंग्स के अंदर, जो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप कर रहा है ब्लड को वो जा रहा है टिश्यूज के पास, ऑर्गन्स के पास। तो ये अलग अलग कर रहे हैं और कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है ब्लड की, ठीक है। जैसे कि किसके केस में हो जा रहा था, इनके केस में, आपके एम्फीबियंस के केस में और रेप्टाइल्स के केस में हो जा रहा था ये चीज, ठीक है, क्योंकि वहां पे इनकम्प्लीट वेंट्रिकल प्रेजेंट था। वहां पे 2 वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टम प्रेजेंट नहीं था पूरा, ठीक है। पर क्योंकि एम्फीबियंस और सॉरी बर्ड्स और मैमल्स के अंदर क्या होता है, एक सेप्टम प्रेजेंट होता है, कंप्लीट 4 चैम्बर बने हुए होते हैं, 2 एट्रिया के और 2 वेंट्रिकल के, ठीक है। तो ये एडवांटेज होता है किसका, डबल सर्कुलेशन का। नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट थिंग इज द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड्स हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। तो जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके पास क्या है, एक तो देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके पास हार्ट होना चाहिए, हार्ट है, ब्लड भी है जो कि फ्लूइड का काम करेगा, और ब्लड वेसल्स जो कि पाइप बेसिकली हैं हमारे, जिसके अंदर फ्लो करेगा हमारा बॉडी फ्लूइड या फिर सर्कुलेटिंग फ्लूइड, जो कि हमारे केस में क्या है, ब्लड है। अच्छा, इस फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट देखिए, इस फ्लो चार्ट से हमें बहुत कुछ समझ आएगा।
ये फ्लो चार्ट मैं आपको समझाता हूँ, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। बेसिकली देखिए जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है हमने। एक तो क्या है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, और एक क्या है लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। लिम्फ और ब्लड ये दो फ्लूइड हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है बेसिकली, जो सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं हमें। तो उसी के बेस पे क्या हो गया, एक ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हो गया और एक क्या हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम हो गया। देन फर्स्ट जो है आपका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में देखें तो हार्ट आपका किसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का पार्ट है, ब्लड जो है वो भी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का पार्ट है, और जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी क्या है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का ही पार्ट है। अब इसमें ब्लड को देखें, अगर ब्लड जो डाइवर्सिफाई होता है आगे जाके, ब्लड में हम पढ़ेंगे कि प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलके क्या बनता है, आपका ब्लड बनता है। और फॉर्म्ड प्लाज्मा भी कॉम्पोजिशन हम देख लेंगे क्या होती है। अब देखिए जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, आपके आरबीसीज प्रेजेंट हैं, आपके डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट हैं, आपके प्लेटलेट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और डब्ल्यूबीसीज क्या होते हैं, आपके वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं बेसिकली। तो वो भी दो तरह के होते हैं, आपके ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं, एक ए ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स में आपके न्यूट्रोफिल्स आते हैं, इओसिनोफिल्स आते हैं, बेसोफिल्स आते हैं। और आपके ए ग्रेन्युलोसाइट्स में लिम्फोसाइट आते हैं और मोनोसाइट्स आते हैं। और लिम्फोसाइट्स कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक तो बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट, ठीक है। ये फेगोसिटिक होते हैं बेसिकली, ठीक है। अगर आप देखें लिम्फेटिक सिस्टम को, तो लिम्फेटिक सिस्टम में सिर्फ तीन चीजें हैं आपकी, एक तो लिम्फ जो कि फ्लूइड हो गया खुद अपने आप में, एक लिम्फ वेसल्स जो उसकी मतलब वेसल्स हो गई लिम्फ को जिसमें जिनमें लिम्फ फ्लो करेगा, और लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स बेसिकली नोड्स होती हैं, बेसिकली छोटी छोटी गांठें आपने देखी होंगी, कई बार इन्फेक्शन होता है तो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, आपको फील होंगी अपने आर्म पिट्स में, नेक रीजन में, ठीक है। कोल्ड होता है तो वो थोड़ी एनलार्ज हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होती हैं, लिम्फ नोड्स होती हैं। तो ये तीन चीजें किसमें होती हैं, लिम्फेटिक सिस्टम में आपके प्रेजेंट होती हैं। तो नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं। अब आगे क्या है आपका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में देखिए आपको पहले हमें पढ़ना है ब्लड के बारे में। तो ब्लड क्या होता है, दो देखिए दो चीजों से बना हुआ है ये, एक तो प्लाज्मा से बना है और एक फॉर्म्ड एलिमेंट से बना है। अब इसकी परसेंटेज देखिए कितनी है, प्लाज्मा जो है वो 55% है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो है वो कितने हैं, 45% आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, मतलब प्लाज्मा ज्यादा है बेसिकली। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड, मतलब थोड़ा हल्का पीला सा होता है, बहुत लाइट, स्ट्रॉ कलर कहते हैं उसको। स्लाइटली एल्कलाइन, मतलब एल्कलाइन नेचर का होगा, 7 से ज्यादा होगी पीएच इसकी, 7.4 होती है अप्रोक्सीमेटली। एंड विस्कस, काफी गाढ़ा होता है, ठीक है। और कंपोनेंट्स क्या होते हैं प्लाज्मा में, प्लाज्मा में देखिए ज्यादातर 90 to 92% तो पानी ही है, वाटर ही है, ठीक है। तो 90 to 92% इज वाटर विच एक्ट एज अ सॉल्वेंट। ये एक तरह से सॉल्वेंट का काम करता है जिसके अंदर सारी चीजें मिली हुई हैं एक तरीके से। प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होते हैं वो 6 to 8% ही होते हैं ओनली। और इसमें क्या होता है, एक तो फिब्रिनोजन होगा जो कि एक ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है हमें, जो खून का थक्का जमता है हमें, जैसे खून निकलता है तो खून जम जाता है, ठीक है। तो बेसिकली वो जो जम जाता है खून उसको क्या कहते हैं, हम क्लॉटिंग कहते हैं। वो क्लॉटिंग किसकी वजह से हो पाती है, हमारी फिब्रिनोजन जो प्रोटीन है उसकी वजह से ही हो पाती है। फिब्रिनोजन मतलब फिब्रिन, फिब्रिन मतलब फाइबर। तो फाइबर क्या करते हैं, एक तरह से एक नेटवर्क बना लेते हैं जिसमें जो आपके डेड सेल्स होते हैं या डेड पार्टिकल्स होते हैं जो भी आपके ब्लड के अंदर, वो फंस जाते हैं, और वो फंस के क्या बना लेते हैं, एक पूरा एक क्लॉट बना लेते हैं, ठीक है। डार्क कलर का, जिसको आपने देखा भी होगा, जिसको चोट सही होती है तो हम ऐसे ऐसे थोड़ा सा निकाल देते हैं उसको, तो बेसिकली वो क्लॉट होता है, ठीक है। और वो बना किसकी वजह से होता है, वो फिब्रिनोजन इस प्रोटीन की वजह से ही बनता है, क्योंकि ये नेटवर्क बना लेता है, एक तरह से जाल बना लेता है, और उस जाल के अंदर क्या फंसती चली जाती है, जो डेड पार्टिकल्स, डेड सेल्स हैं आपके, और वो अल्टीमेटली क्या बन जाते हैं, क्लॉट बन जाते हैं। तो आगे भी हम पढ़ेंगे कि भाई ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, वो अभी आगे पार्ट में आएगा आपके, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग, ये प्रोटीन प्रेजेंट होगा फिब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ग्लोबुलिन्स, ग्लोबुलिन्स का काम क्या होता है, इनका काम होता है ये एंटीबॉडीज होती हैं जिसको हम बोलते हैं ना हीम सॉरी एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी सॉरी आपने इम्यूनोग्लोबिन सुना होगा, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन बी, ई, ठीक है, आईजीई, आईजीए। तो ये बेसिकली क्या है, इम्यूनोग्लोबिन है, ठीक है। तो ग्लोबुलिन्स जो होते हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं, एंटीबॉडीज की कैटेगरी में आते हैं। हमें डिफेंस, हमारी बॉडी का डिफेंस करते हैं बेसिकली, क्या कहते हैं, पैथोजन पे एक्ट करके पैथोजन को ऑब्वियसली मार देंगे, ठीक है।
और ये कौन होते हैं, ये ग्लोबुलिन्स कैटेगरी में होते हैं। एल्ब्यूमिन्स जो होते हैं ये हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करते हैं, मतलब ऑस्मोसिस बेसिकली उसमें हेल्प करेंगे, और ब्लड प्रेशर जो है उसको रेगुलेट करते हैं हमारे को। ठीक है, तो ये बात याद रखना, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि फिब्रिनोजन क्लॉटिंग में काम करेगा, ब्लड क्लॉटिंग में। ग्लोबुलिन्स एंटीबॉडी होती हैं जो बॉडी के डिफेंस में काम करती हैं, और एल्ब्यूमिन्स जो होते हैं वो ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने में हमारा काम करते हैं। नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड लिपिड्स आर एंड कोलेस्ट्रॉल। तो ये भी प्रेजेंट होते हैं आपके किसके, प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, लिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे कि जो भी आयंस वगैरह हो गए, जैसे सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोरीन आयन और बाइकार्बोनेट आयन, जो कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड में देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ज्यादा होता है, अबाउट अप्रोक्सीमेटली 70%। तो बाइकार्बोनेट आयन भी किसमें मिला हुआ होता है, वो किसमें डिसॉल्व होता है, वो होता है बेसिकली प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, और कुछ गैसेस भी होती हैं प्लाज्मा के अंदर, जैसे कि CO2, O2 एंड डाइनाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम। तो जो प्लाज्मा होता है हमारा, उसमें अगर हम क्या निकाल दें, उसमें से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दें, मतलब प्लाज्मा माइनस आपका क्लॉटिंग फैक्टर जो क्लॉट बनाने में हेल्प करता है, तो आपका अगर ये निकाल दें हम प्लाज्मा से, तो वो क्या कहलाता है, जो बच जाएगा उसको हम सीरम कहते हैं। ठीक है, याद रखना ये बात कि प्लाज्मा में से अगर क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दिया तो अब जो बच गया है वो क्या कहलाएगा, आपका सीरम कहलाएगा। अब वो प्लाज्मा नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा के पास क्लॉट होने की कैपेबिलिटी है, क्योंकि फिब्रिनोजन प्रेजेंट है। अब हमने क्लॉटिंग फैक्टर ही निकाल दिया उसमें से। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर जो क्लॉट बनाने में हेल्प करेगा उससे उसको ही निकाल दिया प्लाज्मा में से, तो वो क्या बन जाएगा बेसिकली आपका, वो बन जाएगा सीरम। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट जो है आपका, यहाँ पे प्लाज्मा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका वो क्या होते हैं, ब्लड का पार्ट क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में अगर हम देखें तो आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं, डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट होते हैं और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं, जो डेंगू के टाइम पे बोलते हैं ना कि भाई डेंगू में जो प्लेटलेट्स होती हैं बहुत कम हो जाती हैं, तो वो भी पढ़ेंगे क्या कितनी रहनी चाहिए और क्या होता है, किससे बनती है ये। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं, तो इनको आरबीसीज कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, और इनको क्या कहते हैं, एराइथ्रोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, इनकी शेप जो होती है देखिए बाइकॉनकेव होती है। कैसी होती है, बाइकॉनकेव। मेरे पास इमेज भी है बेसिकली, देखते हैं यहाँ पे शायद दिख जाए। तो बेसिकली आरबीसी की ये क्या है, देखिए इमेज है, और ये कैसा होता है, बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव का मतलब क्या होता है आपका, कि अगर हम सेल देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो सर्कुलर तो हमें नहीं पता चलेगा, पर अगर हम साइड से देखेंगे ऐसे, ये सेल है, साइड सेल ये है पूरा सेल, और इसकी साइड से देखेंगे अगर हम, तो क्या दिखेगा हमको, देखिए ये कुछ ऐसी शेप दिखेगी आपको, दोनों तरफ से। थोड़ा और बड़ा बनाए थे, हाँ ये देखिए दोनों तरफ से क्या हो रहा है, ये गड्ढा सा बन रहा है ना, तो इस शेप को क्या कहते हैं हम, बाइकॉनकेव शेप कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली नेक्स्ट आप देखिए ये आरबीसीज है। ठीक है, इसके बाद देखिए बाइकॉनकेव होता है, ये नॉन न्यूक्लिएटेड है, मतलब इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अच्छा न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है तो वही कैसे, मतलब क्यों नहीं होता है, रीजन है इसका कोई, क्योंकि देखिए इसको क्या करना है, ऑक्सीजन को कैरी करना है। तो ऑक्सीजन थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को अपने अंदर कैरी कर पाए, इसलिए इसमें काफ़ी सारी चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, कोई सेल ऑर्गेनेली भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है ज़्यादा। ठीक है, देखिए नॉन न्यूक्लिएटेड होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट है इसमें, विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी इसमें एब्सेंट होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये बात याद रखने वाली है कि बाइकॉनकेव होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। कंटेन्स हीमोग्लोबिन, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है भाई। ठीक है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो हीमोग्लोबिन है वो क्या होता है, एक तरह का आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। ठीक है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, और पिगमेंट भी बोल सकते हैं इसको, एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, उसी की वजह से इनको अपनी सिग्निफिकेंट कलर मिलता है, दैट इज रेड कलर मिलता है इनको हीमोग्लोबिन की वजह से ही। तो एन आयरन बेस्ड प्रोटीन विच गिव्स इट रेड कलर, और इसको क्या मिलता है, इसका रेड कलर हीमोग्लोबिन की वजह से मिलता है। नॉर्मल जो काउंट होता है आरबीसीज का वो कितना रहना चाहिए, 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन रेड बोन मैरो। अच्छा ये बनते कहाँ पर है, ये बनते हैं किसमें,
रेड बोन मैरो में, रेड बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपकी जो बोन्स होती है ना, लॉन्ग बोन्स जो होती हैं, उसमें हॉलो पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए एक बोन बना देता हूं मैं, तो बोन का ये पार्ट है। अब ये बीच में क्या होती है, थोड़ी हॉलो होती है, थोड़ा यहाँ भी हॉलो पार्ट होता है, यहाँ भी होता है, तो उसको बेसिकली वहां पे बोन मैरो प्रेजेंट होता है। तो रेड बोन मैरो जो होता है वहां पे क्या होती है, ये हमारे जो सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ये बोन मैरो के अंदर। तो बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है बोन मैरो, ये याद रखना आप, ठीक है। लाइफ स्पेन क्या होता है इसका, अप्रोक्सीमेटली 120 डेज का लाइफ स्पेन होता है, मतलब 120 दिन में ये एक सेल क्या होता है, डेड हो जाता है आरबीसी का। डेस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन, अब स्प्लीन एक हमारा बीन शेप्ड ऑर्गन है, ठीक है, थोड़ा बीन शेप छोटा सा होता है, मतलब आपका जो ड्यूडनम होता है ना उसके पास ही होता है वो, ठीक है, ड्यूडनम के पास ही होता है, तो उसी रीजन के पास होता है, ठीक है। और स्प्लीन जो होता है एक तरह से क्या काम करता है, एक तरह से फिल्टर करने का काम करता है, जो थोड़े डेड आरबीसीज हैं जो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं वो वहां पे जाके उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोला जाता है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी आएगा तो आप क्या बोलोगे कि भैया स्प्लीन जो है वो आपका क्या है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है आपका फंक्शन वो क्या है, O2 का और CO2 का ट्रांसपोर्ट। अब देखिए ब्लड का जो मेन फंक्शन है वो यही है कि आपको ट्रांसपोर्ट कराना है ना, बेसिकली ट्रांसपोर्ट किसका, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो उसका मेन फंक्शन होता है, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का भी ट्रांसपोर्ट कराएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है वो क्या है, वाइट ब्लड सेल्स, या फिर कहेंगे हम WBCs या फिर ल्यूकोसाइट्स हम कहते हैं इनको, ठीक है, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स भी कहते हैं हम, ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कलरलेस होते हैं भाई, इनमें व्हाइट क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि इनमें कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है। उसमें तो रेड ब्लड सेल में क्या था, हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट था, ठीक है, इसलिए उसके पास कलर था, इसके पास कलर नहीं होता है। तो नॉन न्यूक्लिएटेड कलरलेस सेल होते हैं, और कई तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे नॉर्मल काउंट जो देखें हम इनका वो कितना होता है, 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब, काफी कम होते हैं किसके कंपैरिजन में, आरबीसीज के कंपैरिजन में। प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, ये भी बोन मैरो में बनते हैं, लिम्फ ग्लैंड में भी बनते हैं जो हमारे लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, एंड स्प्लीन, स्प्लीन के अंदर भी ये प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। इनका लाइफ स्पेन काफी कम होता है, किनके कंपैरिजन में, आरबीसीज के कंपैरिजन में टिपिकली शॉर्ट लिव्ड, और 1 to 15 डेज ही होता है इनका, मतलब 1 से 15 दिन तक ये क्या कहते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं ये सेल्स। इनका फंक्शन मेनली क्या है व्हाइट ब्लड सेल का, हमारे इम्यून सिस्टम को बनाना, हमें इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करके देना, ठीक है। कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में आता है, कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फंगस पार्टिकल, कोई भी ऐसी चीज जो फॉरेन है, हमारे सिस्टम की नहीं है, वो हमारे सिस्टम में एंटर करती है, तो हमें सबसे पहले जो रिस्पॉन्स देगा वो क्या देगा, हमारा इम्यून सिस्टम ही देगा बेसिकली, ये प्रोटेक्ट करेगा हमें उस चीज के अगेंस्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है, जो WBCs होते हैं ये हम क्या करते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करके देते हैं हमको। अब देखिए अलग अलग तरह के WBCs होते हैं, कौन कौन से WBCs होते हैं, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो ग्रेन्युलोसाइट्स में और एक ए ग्रेन्युलोसाइट में। अच्छा ये क्यों रखा गया नाम ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में दिखते हैं हमें, इसलिए जो दिखे हमें ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में वो ग्रेन्युलोसाइट, जो नहीं दिखे वो ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। तो ग्रेन्युलोसाइट्स में क्या कौन कौन से आते हैं आपके, एक तो आते हैं न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, इनको हेट्रोफिल भी बोला जाता है, दूसरा नाम क्या है न्यूट्रोफिल का, हेट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो होते हैं ये सबसे ज्यादा तादाद में होते हैं, दैट इज 60 to 65%, यही आपके ग्रेन्युलोसाइट्स प्रेजेंट है, या फिर कह सकते हैं WBCs प्रेजेंट है। अपने आप में ये क्या होते हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है किसी चीज को एनगल्फ कर लेना, ठीक है, जैसे अमीबा होता है, ठीक है, अमीबा अपना फूड कैसे खाता है, सूडोपोडिया निकालता है ऐसे करके, और उसके चारों तरफ दोनों सूडोपोडिया जो फीट होते हैं वो ज्वाइन कर जाते हैं और उसको एनगल्फ कर लेता है अपने बॉडी के अंदर। तो उसी तरीके से क्या करता है ये, फेगोसाइटोसिस करता है, इसी प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस कहा जाता है। तो ये फॉरेन पार्टिकल जो है या बैक्टीरिया है या कोई भी फॉरेन पैथोजन है, तो उसके पास क्या करेगा, न्यूट्रोफिल जाएगा और उसको अपने अंदर एनगल्फ कर लेगा, तो वही क्या कहलाता है, फेगोसाइटोसिस कहलाता है। तो फेगोसिटिक सेल्स होते हैं ये, इनको सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो ग्रेन्युलोसाइट है वो क्या है, इओसिनोफिल्स, इनको एसिडोफिल्स भी बोला जाता है। ये 2 to 3% ही प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, और रेजिस्ट करते हैं ये इन्फेक्शन को, ठीक है, और कॉज करते हैं क्या, एलर्जिक रिएक्शन।
तो जो भी हमें एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं वो हमें किस, तो क्या होगा, हमारे जो ब्लड में क्या होता है, हमारे इओसिनोफिल्स की जो तादाद है, जो अमाउंट है, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि भाई ये रेजिस्ट करेंगे इन्फेक्शन को और एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इओसिनोफिल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, 2 to 3% होते हैं। बेसोफिल्स जो होते हैं ये सबसे कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज 0.5 to 1% के अराउंड ही होते हैं। और ये क्या करते हैं, इनको सायनोफिल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दूसरा नाम क्या है इनका, सायनोफिल्स। ठीक है, ये सिक्रीट करेंगे आपका हिस्टामिन्स। अब हिस्टामिन क्या होता है, एक तरह का, देखिए ये एक तरह का वैसो डायलेटर है। डायलेटर मतलब ये ब्लड वेसल्स को क्या कर देगा, ब्लड वेसल्स का जो डायामीटर है, ठीक है, वो क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, वैसो डायलेट, डायलेट कर देगा उनको। ठीक है, तो उनका जो डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाएगा ब्लड वेसल्स का। हिस्टामिन ये काम करता है। सेरोटोनिन जो होता है ये क्या होता है आपका, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर ये वेसल को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा उसका डायमीटर। ठीक है, वेसल का मतलब उसको थोड़ा पतला कर देगा और ज्यादा। हेपेरिन जो होता है ये क्या होता है, एंटी कोएगुलेंट होता है। ये खून को जमने नहीं देगा, कोएगुलेट नहीं होने देगा। ठीक है, हेपेरिन ये हमने वहां भी पढ़ा था, जब डायलिसिस होता है तो उसमें उसमें हेपेरिन का इंजेक्शन दिया जाता है जब डायलिसिस मशीन में ब्लड जाता है पहले। ठीक है, वहां भी पढ़ा था हमने। ठीक है, और कॉजेज इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, तो ये सारे जो सिक्रीट होंगे ये कहाँ से होंगे, हिस्टामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, हेपेरिन हो गया, ये कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं, ये बेसोफिल सेल्स जो है वो सिक्रीट करते हैं। और कब सिक्रीट करते हैं, ड्यूरिंग इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के दौरान। ठीक है, सूजन वूजन वगैरह आ जाती है जब। ठीक है, तो बेसिकली अब हम पार्ट नेक्स्ट पे जा रहे हैं, दैट इज योर ए ग्रेन्युलोसाइट्स। तो ए ग्रेन्युलोसाइट्स जो होते हैं इनमें दो ही आते हैं, दो ही चीजें आती हैं, दैट इज लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट जो होते हैं वो 20 to 25% आपके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। सबसे छोटे डब्ल्यूबीसी हैं ये। अच्छा, मैं यहाँ पे डायग्राम के साथ भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए जो इओसिनोफिल हैं, ठीक है, इओसिनोफिल है, इनमें देखिए दो लोब वाला क्या होता है, एक तरह से न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है। ये दो लोब है ना इसमें, एक ये एक ये, तो ये दो लोब यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो बाइलोब्ड होता है ये, 2 to 3 लोब अगर होंगे तो क्या होगा, इओसिनोफिल होगा। बेसोफिल जो होता है इनका थोड़ा एस शेप्ड का क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, या तो 3 लोब होंगे या फिर क्या होगा, एस शेप्ड क्या होगा इसका, न्यूक्लियस होगा। नेक्स्ट इज योर न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स में जो होते हैं आपके मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, कई सारे लोब्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो ये आप पहचान सकते हैं डायग्राम से, वो क्या है आपका, न्यूट्रोफिल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या आता है, आपकी किडनी शेप्ड अगर न्यूक्लियस है, ठीक है, लार्ज और किडनी शेप्ड न्यूक्लियस है, तो बेसिकली वो क्या है आपका, मोनोसाइट है। वो क्या होता है आपका, मोनोसाइट कहलाता है आपका। ठीक है, अब जो टी लिम्फोसाइट होते हैं वो आपको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देते हैं और थाइमस में प्रेजेंट होते हैं आपके। जो बी लिम्फोसाइट होते हैं वो आपके बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं और रेस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए। ठीक है, लिम्फोसाइट में जो होता है क्या होता है, लार्ज सेंटर्ड क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है आपका। ठीक है, काफ़ी लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है किसके अंदर, लिम्फोसाइट्स के अंदर, चाहे वो टी लिम्फोसाइट हो चाहे वो बी लिम्फोसाइट हो। ठीक है, एक छोटा सा न्यूक्लियस के ऊपर ओवरव्यू हो गया ये सारे डब्ल्यूबीसीज के। ठीक है, अब लिम्फोसाइट जो है हमने देखा कि 20 to 25% होते हैं, स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट्स ही होते हैं, सबसे छोटे अगर साइज में देखा जाए डब्ल्यूबीसी कौन है, लिम्फोसाइट्स ही हैं आपके। विद लार्जेस्ट न्यूक्लियस, इनका न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, न्यूक्लियस इनका बड़ा है डब्ल्यूबीसीज में। ठीक है, लार्जेस्ट न्यूक्लियस इंक्लूड्स बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट विच कॉजेज इम्यून रिस्पॉन्सेज एंड सिक्रीट एंटीबॉडीज। इनका काम क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना और एंटीबॉडीज को सिक्रीट करना। ये एंटीबॉडीज ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो जो भी पैथोजन है हमारी बॉडी में, जो भी हमारे बॉडी का जो पार्ट नहीं है, कोई बैक्टीरिया हो गया, कोई फंगस हो गई, ठीक है, वायरस हो गया, तो वो हमारे लिए फॉरेन मटेरियल है एक तरह का। ठीक है, फॉरेन पार्ट है वो हमारी बॉडी का। तो कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो उनसे जाके क्या करते हैं, फाइट करते हैं। ठीक है, वो ही प्रोटीन्स क्या कहलाते हैं आपके, एंटीबॉडीज कहलाते हैं। सिक्रीट करने का काम किसका है, इनका काम है बी लिम्फोसाइट का, टी लिम्फोसाइट का। ठीक है, आगे देखते हैं मोनोसाइट। मोनोसाइट जो होते हैं वो 6 to 8% ही होते हैं बस,
और ये सबसे लार्जेस्ट WBC है। अगर आए क्वेश्चन आपको कि भैया लार्जेस्ट WBC कौन सा प्रेजेंट है, ठीक है, साइज में सबसे बड़ा WBC कौन सा होता है, तो वो होता है मोनोसाइट। क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट न्यूक्लियस किसका होता है, तो आप बोलोगे लिम्फोसाइट। क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट WBC कौन सा है, तो लिम्फोसाइट। समझ में आ गई। तो लार्जेस्ट WBC क्या हो गया आपका, मोनोसाइट हो गया। इन्वॉल्व इन फेगोसाइटोसिस, इनका काम भी क्या होता है, फेगोसाइटोसिस करना होता है। ये पूरी बॉडी में हमारे घूमते रहते हैं, ठीक है, और क्या करते रहते हैं, फेगोसाइटोसिस करते रहते हैं। जो भी फॉरेन मटेरियल है उसको अपने अंदर एनगल्फ करके मारते रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होता है, मोनोसाइट्स का काम होता है। नेक्स्ट आपके आते हैं प्लेटलेट्स के पास। तो प्लेटलेट्स क्या होती हैं, इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, याद रखिए, प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स, ये इसका दूसरा नाम है। प्लेटलेट्स जो होती है कलरलेस होती हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, इनके पास भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। सेल फ्रेगमेंट्स, बेसिकली टुकड़े हैं ये सेल्स के, ठीक है, सेल फ्रेगमेंट्स हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, ये जो थोड़े 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 ये टूटे पड़े ये फ्रेगमेंट्स हैं, सेल फ्रेगमेंट्स हैं बेसिकली आप, ठीक है। देखिए आप नेक्स्ट, इनका काउंट जो होता है ये होता है 1.5 to 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। बोलते हैं ना 1.5 लाख से 3.5 लाख होती हैं प्लेटलेट्स, पर डेंगू जब हो जाता है किसी को तो भैया कम हो जाती है, 1.5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए प्लेटलेट्स, ऐसा बोला जाता है। तो नॉर्मल रेंज यही है 1.5 लाख टू 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट, ये याद रखिए कि ये कहाँ बनते हैं, ये भी बोन मैरो के अंदर बनते हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स। और किससे बनते हैं, ये मेगा कैरियोसाइट्स जो सेल्स होते हैं उनसे बनते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स से बनते हैं, ठीक है। लाइफ स्पेन इनका अबाउट 7 डेज का होता है, ठीक है, 7 डेज का लाइफ स्पेन होता है। इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन आता है ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड को जो क्लॉट करना है, मतलब खून का थक्का जो जमना है, ब्लड को जो जमाना है, अगर चोट लग जाए तो वहां पे इनका फंक्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, प्लेटलेट्स का। बेसिकली यही जो होते हैं सेल फ्रेगमेंट्स, यही नेटवर्क के अंदर फंस जाते हैं और क्या बनाते हैं, एक तरह से क्लॉट बनाते हैं, आपका कोएगुलम बनाते हैं, ठीक है। देखिए आगे नेक्स्ट जो है हम वही पढ़ेंगे, क्या है, ब्लड कोएगुलेशन कैसे होता है। तो इट इज अ मैकेनिज्म फॉर हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस मतलब प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस थ्रू इंजरीज। तो हीमोस्टेसिस क्या है, एक तरह का प्रिवेंट करना हुआ किसको, लॉस को, जो आपका ब्लड लॉस है जो किसी इंजरी की वजह से होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, जो ब्लड लॉस होने से बचा रहा है उसको बोलेंगे हम क्या, आपका हीमोस्टेसिस, ठीक है। हीमोस्टेसिस एट द साइट ऑफ इंजरी फॉलोइंग इवेंट्स अकर। तो जहां भी इंजरी हुई है उस जगह पे क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, वो कुछ इन पॉइंट्स में लिखा गया है, देखिए। तो प्लेटलेट्स एंड टिश्यूज एट द इंजरी साइट रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो जो प्लेटलेट्स होंगी और जो आपके टिश्यूज होंगे वो इंजरी वाली साइड पे क्या रिलीज करेंगे, आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करेंगे। थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्म्स थ्रोम्बोकाइनेज। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है ये क्या बना लेता है, थ्रोम्बोकाइनेज बना लेता है। एक तरह का ये क्या है, एंजाइम है। और ये कैसा एंजाइम है, प्रोथ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम है, ठीक है, प्रोथ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम है ये, उससे बनता है ये। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बनेगा बेसिकली किससे, थ्रोम्बोप्लास्टिन से। अब थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम जो होगा वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, थ्रोम्बोकाइनेज जो एंजाइम होगा वो प्रोथ्रोम्बिन जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, थ्रोम्बिन के अंदर। प्रो मतलब अभी कैसा है, ये इनएक्टिव है। प्रो जहां भी लगा है वो कैसा माना जाता है, इनएक्टिव फॉर्म मानी जाती है, ठीक है। तो इनएक्टिव फॉर्म में से इसको एक्टिव फॉर्म में एक तरह से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया किसने, थ्रोम्बिनेज एंजाइम ने, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। और इसके लिए क्या जरूरी होता है आपको, कैल्शियम आयंस यहाँ पे जरूरी होते हैं, ठीक है। अब थ्रोम्बिन जो होगा वो कन्वर्ट करेगा किसको, सोल्यूबल फिब्रिनोजन। हमारे मैंने बोला था ना प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है, फिब्रिनोजन प्रेजेंट है, प्रोटीन, ठीक है। अब ये फिब्रिनोजन जो सोल्यूबल फॉर्म में है, मिला हुआ है मतलब, ठीक है, अभी इनएक्टिव है, ये कैसा है, फिब्रिनोजन कैसा है, इनएक्टिव। अब इसको एक्टिव करेंगे और किस में कन्वर्ट कर देंगे, इनसॉल्युबल फिब्रिन में कन्वर्ट कर देंगे। फिब्रिन मतलब फाइबर। अब सोल्युबल फिब्रिन तो एक तरह से मिला हुआ है, ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर, मतलब प्लाज्मा के अंदर, पर जो फिब्रिन है वो मिला हुआ नहीं होता, वो कैसा होता है, फाइबर्स की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, फाइबर्स की फॉर्म में आ जाएगा और एक तरह से नेटवर्क बना लेगा ऐसे ऐसे।
अब ये फाइबर्स में क्या होगा, जो फाइबर्स का नेटवर्क बन गया, इनके बीच में क्या होता है, अब सेल फ्रेगमेंट्स या प्लेटलेट्स जो होती हैं वो डिपॉजिट हो जाती हैं और एक तरह से क्या बना लेती हैं, आपका क्लॉट बना लेती हैं। इस तरीके से वो एक तरह से एक पैच लग गया आपके इंजरी वाली साइड पे और क्या हो जाता है, आपका जो ब्लड लॉस है वो होने से बच जाता है। ठीक है। अब फिब्रिन थ्रेड फॉर्म्स अ क्लॉट बाय ट्रैपिंग डेड एंड डैमेज ब्लड सेल। कोई बात हो गई। तो फिब्रिन थ्रेड जो होंगे वो डेड और डैमेज जो ब्लड सेल्स होंगे उनको क्या करेंगे, एक तरह से ट्रैप कर लेंगे अपने अंदर और क्या बना लेंगे, एक ब्लड क्लॉट बना लेंगे। तो ये एक फ्लो चार्ट है, ये भी आप देख लीजिए, इससे आपको और इजी रहेगा याद रखने में। तो क्लम्प्ड प्लेटलेट्स एंड टिश्यूज रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो क्लम्प्ड मतलब जिनमें इंजरी पहुंची है जिस साइड पे, ठीक है, वहां पे प्लेटलेट्स और टिश्यूज जो होंगे वो क्या रिलीज करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं। इट फॉर्म्स थ्रोम्बोकाइनेज, वो थ्रोम्बोकाइनेज बनाते हैं। फिर थ्रोम्बोकाइनेज एक तरह का एंजाइम है, ठीक है, प्रोथ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है। और थ्रोम्बोकाइनेज जो होगा अब वो हाइड्रोलाइज करेगा किसको, प्रोथ्रोम्बिन को। जो प्रोथ्रोम्बिन है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, आपका ब्लड में ही प्रेजेंट है, ठीक है, प्लाज्मा में ही पहले से प्रेजेंट होता है। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उस पर थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम ने एक्ट किया और किस में बना दिया, इसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। पर ये जो रिएक्शन होगी ये सिर्फ किसकी प्रेजेंस में होगी, ये सिर्फ होगी इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में। अब थ्रोम्बिन जो है, थ्रोम्बिन कन्वर्ट करेगा किसको, सोलेबल फिब्रिनोजन को इनटू इनसोलेबल फिब्रिन के अंदर। और फिब्रिन थ्रेड्स जो होंगे वो ट्रैप करेंगे डेड और डैमेज बॉडी सेल्स को और क्या बना लेंगे, आपका क्लॉट बना लेंगे, या फिर जिसको हम क्या कहते हैं, कोएगुलम। ठीक है। इस तरीके से आपकी जो इंजरी है उसकी साइड पे ब्लड लॉस होने से बच जाता है। ठीक है। So that's it guys for today's video on your body fluids and circulation. This was the part 1 of this chapter, and for subsequent videos stay tuned, and I hope so this video was informative and helpful for your NEET preparation as well as for your class 11 biology. And if you found this video helpful, then please like, share, subscribe to the Biology NEET Prep for more comprehensive biology content, and do hit the bell notification for updates. And you can also join my community through Telegram group that I'll give the link in the description of this video. And happy studying. I wish you all the best for your preparation and your exams. Thank you.